चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते चले। आज मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक रोड शो करेंगे तो जम्मू के पलोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह आज जम्मू में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इससे पहले अमित शाह जयपुर में रोड शो करते नजर आए थे। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आई थी। और आज की अगर बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश और जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं। जिसका सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार चुनावी हुंकार भर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में भी रोड शो करेंगे आज अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किला को ढहाने के लिए भाजपा चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी। और चलिए एक बार फिर से अखबारों के पन्ने जरा पलटाएंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल और तमिलनाडु में जनसभा की। कल विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उन्होंने कहा, लेफ्ट और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक दौरे लगातार साउथ के कर रहे हैं। केरल पहुंचे, कल तमिलनाडु पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस का भ्रम टूट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात तमिलनाडु में कही। केरल में वो पहुंचे। केरल में उन्होंने लेफ्ट सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, इसलिए कॉलेज के कैंपस भी असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पर भी झूठ बोलने का आरोप इस दौरान लगाया और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता का समर्थन और प्यार देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि केरल का ये नया साल एक नई शुरुआत लेकर आया है। ये नया साल केरल के विकास का साल होगा और ये नया साल नई राजनीति की शुरुआत का साल होगा। इसलिए आज केरल भी कह रहा है एक बार मोदी सरकार। तो ये कई बड़ी बातें कहते हुए पीएम मोदी नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केरल में पानी का संकट है, यहाँ की सरकार विफलता का ये जीता जागता उदाहरण है। अगर हम, उन्होंने कहा कि आते हैं तो हम हर घर नल से जल पहुंचाना चाहते हैं। इसमें यहाँ की सरकार रोड़े डालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपने संकल्प पत्र में अन्य योजना को आने वाले 5 साल तक के लिए जारी रखने की घोषणा की है। तो ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए। जरा सुनिए। नववर्ष विशु के पावन अवसर पर ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी युड़े गारंटी होती है। आयुष्मान भारत के तहत केरला के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब बीजेपी ने घोषणा की है कि 70 ईयर्स से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान योजना के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी और यही मोदी युड़े गारंटी। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का सिर्फ नाम ही बचा है। दोनों को देश ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस लेफ्ट दोनों विकास विरोधी है। कांग्रेस लेफ्ट दोनों ही भ्रष्टाचार में
एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। कांग्रेस लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड विकास के लिए जरूरी इंडस्ट्री को तबाह करने का है। दोनों की जहां सरकार रह जाती है, उस राज्य को बर्बाद कर देते हैं। केरला की जनता आज इसी पीड़ा से गुजर रही है। आज केरला की चर्चा राजनैतिक हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए होने लगी है। डीएमके और कांग्रेस की विचारधारा तमिल संस्कृति के प्रति भीतर तक घृणा से भरी हुई है। ये लोग तमिल पहचान को, तमिल विरासत को खत्म करना चाहते हैं। सेंगोल हो, जलीकट्टू हो, आप सभी ने देखा है कि कैसे डीएमके और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस और द्रमुक तमिल संस्कृति के विरोधी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा। आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में प्रचार किया। कठुआ में राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान कई बड़ी बातें कही। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव को लेकर वो बात करते हुए नजर आए। 5 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी है, ये भी उन्होंने कहा। बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू संभाग के जिला कठुआ पहुंचे थे और राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा जो कह रही है वो कर रही है, यानी कि मोदी की गारंटी पर एक बार फिर से वो बात करते हुए नजर आए। और कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है जिसने इतने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन वो देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में असफल रहे, विफल रहे। ये बात वो कह रहे थे। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वहां की परंपरा उसके मुताबिक उनका स्वागत किया गया है और उसके बाद एक बड़ी जनसभा राजनाथ सिंह ने की और आपको सुनवाते उन्होंने क्या कहा। आपके नहीं, जब घोषणा पत्र तो आपकी जानकारी आप लोगों को हो गई है कि क्या क्या मुद्दे हैं। सर, जम्मू कश्मीर में किसकी हवा, जम्मू कश्मीर में किसकी सियासी फिजा में? बस भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर जम्मू कश्मीर में विजय हासिल करने जा रही है। मोदी के अहम पिलर और बीजेपी के उधमपुर से प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह माथक मौजूद हैं। सर, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या रिपोर्ट है? जी आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या फीडबैक मिल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया फीडबैक। आप स्वयं भी अगर देखेंगी तो इतना उत्साह, अद्भुत उत्साह, विशेषकर मातृशक्ति में, युवाओं में। और मुझे लगता है कि पहली बार किसी पार्टी विशेष से हट करके आम जनमानस, गली कूचों में चलने वाला आम आदमी ये आह्वान कर रहा है कि 400 प्लस से मोदी जी को तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है। 370 हटने के बाद पहला चुनाव है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? वैसे उस स्वाभाविक बात है, उसका भी असर मिलेगा, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ भिन्न भिन्न कार्य हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप एक नई राजनीतिक संस्कृति की स्थापना हुई है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। जैसे आपने ठीक कहा कि 370 के हटने से बड़े दूरगामी परिणाम भी हुए और बहुत सारी कोताहियों का समाधान भी हुआ। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक वाल्मीकि समाज हुआ करता था, जो मजबूर थे कि चाहे वो उनके बच्चे एमए कर दें, पीएचडी करें, और फिर भी अपने बाप दादा का ही पेशा अपनाना पड़ता था। पहली बार उन्हें लोकतंत्र का क्या उसका अभिप्राय है वो एहसास होने लगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीट और देश में आपको क्या लगता है, कितने कॉन्फिडेंट है आप टीम मोदी होने के नाते? नहीं, मैंने तो कहा कि जैसे अब तो आम मानस की आवाज़ है और उनका विश्वास है कि 400 प्लस से सरकार बनेगी और मोदी जी तीसरी बार जून के महीने में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि 4 जून को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के साथ सत्ता में काबिज होंगे। कैमरा पर्सन विकास झा के साथ प्रिया सिन्हा, उधमपुर, जम्मू। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच अब आपको बताएंगे। संजय राउत के श्रीकांत शिंदे पर कुछ गंभीर आरोप सामने आए। दरअसल संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लिखा है पत्र और इस पत्र में जिक्र है घोटाले का। 500 करोड़ के घोटाले का आरोप इस पत्र के जरिए लगाया गया है। श्रीकांत शिंदे पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और संदिग्ध वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल इसमें उठाए गए हैं।
हालांकि ये पत्र काफी चर्चा में भी रहा है। दरअसल संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे के खिलाफ ये पत्र है, जो तमाम जो आरोप है और इसमें कार्रवाई करने की मांग इसमें हो रही है। दरअसल संजय राउत ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच की मांग की है। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, ठाणे के। तो यहाँ पर जांच की बात इसके जरिए की जा रही है और तमाम कई बातों का जिक्र इस पत्र में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे। एक नया रिकॉर्ड कायम किया है वंदे भारत ट्रेनों ने। 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाए। 31 मार्च तक यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाए। ये जो हम आपको लिस्ट बता रहे हैं कितने लोग पहुंचे, वो मार्च तक की लिस्ट है। 2019 में वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई थी। रेलवे ने स्थापना के 171 वर्ष पूरे होने का जश्न फिलहाल मनाया है। तो 31 मार्च तक यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया और कितने यात्री पहुंचे, जो टारगेट है वो कितना हुआ, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया। वंदे भारत ट्रेन से जब भी आप सफ़र करते हैं तो सुगम यात्रा आपकी होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। और अब जो नई वंदे भारत ट्रेन फिलहाल आ रही है वो तो और ज़्यादा, अगर आप उससे ट्रैवल करेंगे तो और ज़्यादा आपकी जो यात्रा है आसान हो जाएगी, सुविधाजनक यात्रा आपकी होगी। और 31 मार्च तक यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाने की जानकारी जो मिल रही है कि 2 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक फिलहाल पहुँचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। एसी अफसरों ने राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच की। कल ये तस्वीरें भी सामने आई थी। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड ने जांच की है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये एक रूटीन जांच है, ऐसा किया जाता है, ये सब कुछ नॉर्मल है। यानी कि जब उनके हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही थी उस वक्त कुछ तस्वीरें सामने आई थी, अलग अलग सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बाद में चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर किया गया कि एक रूटीन जाँच है, ऐसा किया जाता है। चुनाव जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है इस तरीके से जांच की जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस की तरफ से कहीं पर चेकिंग की जाती है, बॉर्डर्स पर चेकिंग की जाती है, ऑल ऑफ सडन कोई गाड़ी जा रही थी उसे रोक के चेकिंग की जाती है। बिल्कुल उसी तरीके का एक रूटीन ये जांच की जा रही थी, इसमें कुछ भी अलग बात नहीं थी। कंचना, बढ़ते खबरों में आगे, और अब भी जिंदा है सरबजीत का हत्यारा। पाकिस्तान की सीनियर पुलिस अधिकारी ने दावा किया है और पाकिस्तान पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी ने इसे लेकर दावा किया है और जिंदा है सरबजीत का हत्यारा सरफराज। पाकिस्तान के सीनियर पुलिस अफसर का दावा। पाकिस्तान मंत्री ने भारत पर आरोप बढ़े हैं और कहा पैटर्न सेम है। तो पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी अमीर सरफराज तांबा के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि सरफराज तांबा यानी कि जो सरबजीत का हत्यारा है वो जिंदा है और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। आपको दरअसल ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, अन्ना द्रमुक नेता इंदिरा कुमारी का निधन हो गया है। इंदिरा कुमारी के निधन की जानकारी मिल रही है। चेन्नई के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये बड़ी जानकारी है। जयललिता सरकार में कैबिनेट मंत्री रही थी इंदिरा और उनके निधन की खबर मिल रही है। बीमार वो चल रही थी और ऐसे में इलाज चल रहा था। चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो जयललिता सरकार में कैबिनेट मंत्री वो रही। लगातार हम आपको बता रहे हैं खबरें और अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज कौन कौन से जो केसेस है वो होंगे। सबसे पहले वीवीपैट पर्चियों से डाले गए वोटों के सत्यापन पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और आपको ये भी बता दें कि बिहार में जातिगत सर्वे की याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो आज कोर्ट में कौन कौन से केसेस है इसकी जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जातिगत सर्वे की याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से जमानत मिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जिनको जमानत मिली थी उसी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई होगी। फिर ज्ञानवापी के मूल मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने को लेकर वाराणसी की फास्ट ट्रैक के कोर्ट में भी फिलहाल सुनवाई होगी। उधर सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर भी रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में आज फैसला होने वाला है।